अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम बेसिक बायोलॉजी के कोर्स के लेक्चर नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बताया गया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस सुनी है तो मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल में एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस समझाया था। स्टार्टिंग में जहाँ पर प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और जो एनिमल का सेल है उनका स्ट्रक्चर गिवन था। तो यहाँ पर वही चीज आपको तसल्ली से बताई गई है। सो बेसिकली ये थ्योरी है, लेकिन हम इसको सेल से देखेंगे कि इसके अंदर क्या कॉमन चीजें हैं और क्या इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर को गौर से देखें, अगर आपको ये क्लियर नजर आ रहा है, ये एक प्लांट का सेल है और ये एक एनिमल का सेल है। जो प्लांट का सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जबकि जो एनिमल का सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो इस तरह से इसी डिफरेंस को आप यूं भी कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल जो है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। एक ही बात है ये। उसके बाद सेकंड मेजर डिफरेंस इसके अंदर क्या है कि जो ये एनिमल का सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे ढेर सारे होते हैं। इसमें उन्होंने खाली एक शो किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे खाली एक शो किया हुआ है, ये है। ठीक है। लेकिन जो प्लांट का सेल है उसके अंदर ये एक बड़ा सारा दिखाया हुआ है। असल में ये एक नहीं होता, ये ढेर सारे होते हैं एनिमल के सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो मेच्योर प्लांट सेल है उसमें एक ही बड़े साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है? अब ये स्ट्रक्चर इन्होंने ना इतना अच्छा बनाया नहीं हुआ। आमतौर पर जो एनिमल का सेल होता है उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्लांट का सेल होता है ना उसका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, वो साइड पर होता है। यहाँ उन्होंने एनिमल में भी साइड पे बनाया, लेकिन आमतौर पर ये सेंटर में होता है एनिमल सेल के अंदर। फिर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको नजर आ रहा है, आपने पिक्चर लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपने प्लास्टिड्स पढ़े होंगे। तो ये बेसिकली प्लास्टिड ही बने हुए हैं, और ये ग्रीन कलर में है तो ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है। इस तरह क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो प्लास्टिड्स हैं, वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होते। अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो एनिमल सेल के पास हैं, लेकिन प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल एब्सेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कुछ चीजें चीजें कॉमन भी हैं और भी डिफरेंसेस हैं, वो आप ऊपर जाके जरा डिटेल में भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन भी हैं। अब कॉमन क्या है? इनके अंदर राइबोसोम्स दोनों के पास हैं, लाइसोसोम्स दोनों के पास है, न्यूक्लियस दोनों के पास है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ है चाहे रफ है वो दोनों के पास है। इस तरह गोल्जी अपरेटस है, पेरोक्सिसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जो दोनों के पास कॉमन है। ठीक है। तो इसको हम जरा एक दफा अब रीडिंग भी देख लेते हैं। उन्होंने आपको क्या बताया कि जो एनिमल का सेल है, एनिमल सेल की आउटर में उसका कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। उसके पास मैनी स्मॉल वैक्यूल है और न्यूक्लियस सेंटर में है। अभी आपने डायग्राम देखी, उसमें सेंटर में नहीं बनाया हुआ, लेकिन न्यूक्लियस सेंटर में होता है। रफली राउंड और है। अब ये जो शक्ल है ना इस पे आपने नहीं जाना, क्योंकि आप जब आगे डिटेल में जाएंगे ना, आप देखते हैं जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनकी स्पेसिफिक एक कह लें रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है। रेक्टेंगुलर भी नहीं होती, वो थोड़े से डिफरेंट सी शेप बनी हुई होती है, वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते। हर एक जो सेल है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसका जो साइज है ना वो वेरी करता है। और साइज भी और शेप भी, इसलिए आप ये रफली राउंड और हैव वेरिएबल शेप्स, इसको आप जहन में बस रखें, लेकिन ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है।
प्लास्टिड्स, प्लास्टिड इसके अंदर नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिड का मेन रोल क्या था, अगर आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े हो, वो ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फ्रूट्स वगैरह को और जो आपके फ्लावर्स हैं उनको कलर्स देता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो उसका मेन काम फूड स्टोरेज में है। तो ये चीजें इंसान को नहीं चाहिए, दूसरे एनिमल्स को नहीं चाहिए, इसलिए उनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते। सीलिया होते हैं एनिमल सेल के पास, लेकिन प्लांट के पास सीलिया नहीं होते। प्लांट्स के पास क्यों नहीं सीलिया होते? एनिमल सेल्स जो होते हैं उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, जो कि प्लांट के सेल्स होते हैं वो उस तरह की मूवमेंट नहीं शो करते, तो उनके पास सीलिया नहीं है। इनके पास सेंट्रियोल्स हैं, जो कि प्लांट सेल के पास नहीं है। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वॉल। एनिमल में आपने देखा सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके पास एक ही लार्ज वैक्यूल है, जबकि एनिमल के पास मल्टीपल वैक्यूल्स थे। इसका न्यूक्लियस साइड पे है। साइड पे होने की क्या वजह है? कि ये जो वैक्यूल है सेंटर वाला, ये उसको पुश कर देता है। वैक्यूल खुद सेंटर में आ जाता है, न्यूक्लियस पुश हो जाता है। अब इसकी भी जो शेप है ना वो क्या है? रफली रेक्टेंगुलर होती है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल। अब इनकी शेप जो है वो सेल वॉल की वजह से एक फर्म शेप होती है। प्लास्टिड जो होते हैं इनके अंदर वो सीलिया रेयरली होते हैं, क्योंकि इन्होंने आमतौर पर मूवमेंट नहीं करनी, इसलिए आमतौर पर बहुत सी सेल्स में एब्सेंट होते हैं। और सेंट्रियोल्स भी नहीं होते इनके पास। तो या आपने डायग्राम से भी देख लिया और डिफरेंस आपने देख लिया, होपफुली आपको उनकी समझ आ गई होगी। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल का क्या डिफरेंस है, तो ये भी जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही थोड़ा सा बताया था, तो मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये वर्ड जो प्रो है इसका मतलब होता है बिफोर, यानी कोई चीज जो भी बनी नहीं है। और जो कैरियोन है, कैरियोन जो है वो न्यूक्लियस से निकला है। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन वही न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स क्या है? जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब जो प्रोकैरियोट्स है ना उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल जरूर होता है, यानी उनके पास डीएनए है, लेकिन वो जो डीएनए है उनका वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बल्कि वो सेल के अंदर ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। और प्रोकैरियोट सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल पर कंसिस्ट ऑफ करते हैं। जबकि जो सॉरी प्रोकैरियोट्स, और जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका साइज छोटा होता है, और जो यूकैरियोट्स हैं वो बड़े साइज के होते हैं। प्रोकैरियोट्स का क्योंकि देख ले मेम्ब्रेन है ही नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा। मैं जब उसके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है तो उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होगी। अभी आपने देखा जो लाइसोसोम्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी apparatus है उनके पास मेम्ब्रेन है। फिर जो आपके वैक्यूल्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन है। जो आपकी वो है आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास तो डबल मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी भी मेम्ब्रेन है। तो ये सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। और जो इसकी सेल सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके सेल में। और ये आप लोगों ने जब अगर पिछले लेक्चर्स पढ़े हो तो हमने ऑर्गेनेलीज में जहां पर सेल पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो आपके पास प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोजिस और हेमी सेलुलोजिस होते हैं उसके अंदर। जबकि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और इस तरह जो एनिमल वो उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल है। उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, यानी इसकी जो सेल वॉल तो है पर कंपोजिशन यूकैरियोट से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके पास नो डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन एक न्यूक्लियोइड रीजन है जहां पर उसका जो डीएनए वो वैसे ही स्प्रेड हुआ है। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, और इनका साइज भी छोटा है, और जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। यूकैरियोट में क्या है? कह रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस है, अभी मैंने आपको जिससे बताया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मैंने आपको इतने नाम गिनवाए, वो सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होती हैं। और यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट से थोड़े बड़े होते हैं। अब उन्होंने अंदाजन एक आपको साइज भी बता दिया हुआ है। और इनकी जो सेल वॉल है प्लांट के केस में सेलुलोज और फंगस के केस में काइटिन है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप लोगों ने इन की पॉइंट्स को जहन में रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 16, वो है सेल डिवीजन। यानी एक सेल जो है वो डिवाइड कैसे करता है। आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये एक प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड करते हैं और अपने जैसे ऑफ्स मतलब डिवाइड नहीं करते, बेसिकली अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। अब वो बेसिक लेवल पे सेल डिवीजन ही होती है ना। सेल, एक सेल से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से 10 बनेंगे, सॉरी 8 बनेंगे, इस तरह करते करते एक ऑर्गन और फिर सारी चीजें इस तरह से बनती हैं। तो जो एक इंसान भी है वो सबसे पहले एक सेल ही होता है ना। आपके जो गैमीट्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो एक एग बनता है, वो एक सेल होता है, फिर आगे से उसकी डिवीजन होती रहती है होती रहती है। और करते करते इस तरह एक जो बेबी है उसके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और एक आपके पास होल ऑर्गेनिज्म फिर बन जाता है, फिर उसकी आगे से फर्दर ग्रोथ होती है। इवन जब हमारी कोई चोट भी लगती है तो वहां से टिश्यू इंजरी हो जाती है, तो वहां पे भी नए सेल जो स्टेम सेल्स होते हैं वो स्किन सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, वो वहां पर आके अटैच होते हैं। यानी हमारी बॉडी पे हर टाइम पर सेल डिवीजन हो रही है। आप लोगों को पता होगा जो ब्लड सेल्स भी होते हैं वो भी पुराने डिग्रेड होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, हर सेल की एक एज लिमिट होती है। ठीक है। तो ये सेल डिवीजन आमतौर पर आपके सेल में कंटिन्यूसली हो रही है। अब सेल डिवीजन जो है वो दो तरह की होती है। हमारे अंदर माइटोसिस है और मियोसिस है। लेकिन जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर और भी डिवीजन के मेथड है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे बाइनरी फिशन मेथड भी एक होता है, तो अब आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिवीजन क्या है, प्रॉपर्टी है सेल्स की। सेल्स ने डिवाइड होना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब गैमीट्स मिलेंगे तो वो एग बनता है, तो वो रिप्रोडक्शन का केस हो गया, उस टाइम सेल डिवीजन की जरूरत है। अब वो आपका जो फीटस है वो बन गया हुआ है, तो वो फीटस ने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो बड़ा बनना है बच्चा, उसको ग्रो करने के लिए। और इवन जब हम मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है कितने छोटे होते हैं, और लड़कियों की आमतौर पर 12-13 साल की उम्र में कद जो है वो सही वाला बढ़ रहा होता है, बाद में भी बढ़ता रहता है, 20-25 साल तक भी बढ़ता है, लेकिन वो फिर बहुत माइनर हो जाते हैं। और लड़कों का जो है, जो अडल्ट हाइट आमतौर पर अचीव होती है वो जाकर 15-16 साल की उम्र में होती है, बाद में भी कद बढ़ता है लेकिन इतना नहीं। तो वो ये जो हाइट उनकी इंक्रीज हो रही होती है ये भी ग्रोथ है ना। तो ये भी आपकी सेल डिवीजन की वजह से ही होती है। और रिपेयर ऑफ टिश्यू का मैंने भी आपको जिससे बताया कि आपको कट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो वहां पर नए जो सेल्स आने हैं वहां पे भी सेल डिवीजन होनी है। तो ये पर्पजेस है कि सेल डिवीजन होना क्यों जरूरी है। इनके टू टाइप्स के सेल्स हैं। एक हमारे पास सोमेटिक सेल्स होते हैं और एक जर्म लाइन सेल्स होते हैं। जर्म लाइन सेल्स कौन से हैं, स्पर्म्स हैं और एग्स हैं, जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन बनानी है। ठीक है। वो मियोसिस के जरिए से डिवाइड होते हैं। अब वो क्यों मियोसिस के जरिए से डिवाइड होते हैं, हम माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आगे डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज एक पहले बता देती हूँ कि जो माइटोसिस है उससे सेल जो है उसमें तादाद सेल की बढ़ती है, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो सेम रहते हैं जितने के पेरेंट सेल के होते हैं। जबकि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है उससे जो मतलब ऑफस्प्रिंग उसके बन रहे हैं, उनकी नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। अब आप लोगों को पता है कि जब कोई ऑफस्प्रिंग एक नया बनना है तो उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के सेल्स आने हैं। अगर वो दोनों के हम उस तरह से इकट्ठे करें, जब मतलब गैमिट ने स्पर्म ने जब एग के साथ मिलना है, यानी वो जो गैमिट बनना है, अगर वो माइटोसिस से डिवाइड हुआ होता, तो आप इमेजिन करें कि 46 क्रोमोसोम फीमेल से आए, 46 क्रोमोसोम मेल से आए, तो उनका जो आगे से ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर क्रोमोसोम कितने ज्यादा हो जाएंगे। वो तो फिर 92 क्रोमोसोम्स वो सरवाइव ही नहीं करेगा। ये तो मतलब टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। तो क्योंकि 46 ही रखना मकसूद था, तो वो जो गैमिट्स बनते हैं वो माइटोसिस से उनका नंबर हाफ होता है। जो स्पर्म है उसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, एग है उसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे। जब उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होगी तो वो नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह उनके पास 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ये मैंने आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही माइटोसिस के बाद वो डिवाइड होते हैं। लेकिन जो सोमैटिक सेल्स हैं
उनका जो मेन काम है वो रिप्रोडक्शन में नहीं है। रिप्रोडक्शन में उनका तब है जब एक दफा फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसके बाद जो ग्रोथ होनी है, ठीक है, तो वो माइटोसिस से होती है। लेकिन पहला जो वो स्टेप, स्पर्म बनने कैसे हैं, एग्स बनने कैसे हैं, वो मियोसिस से बनेंगे। तो जो आपके गैमीट फॉर्मेशन है वो मियोसिस के जरिए से होती है, और जो बाकी आपके सारे प्रोसेसेस हैं वो माइटोसिस के जरिए से होते हैं। तो वो आपको बता रहे हैं कि जो सोमेटिक सेल्स हैं, आपकी स्किन के सेल हैं, आपके अंदर लंग के सेल्स हैं, आपके हार्ट के सेल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पास सोमेटिक सेल्स हैं। Whereas somatic cells are those which make all the tissue of the body except for some cells which are involved in reproduction. यानी हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको अलावा रिप्रोडक्टिव में भी जो स्पेसिफिकली गैमीट्स बनाने वाले पार्ट है वो मियोसिस करते हैं, बाकी सारे माइटोसिस करते हैं। Few cells involved in the reproduction are meant for making gametes for reproduction. जैसे लेडीज के अंदर आप लोग को पता है जो यूट्रस है उसका ये काम है, तो उसके जो सेल्स जब उस पर्पस के लिए एग बना रहे होंगे तो वो मियोसिस करेंगे। बाकी सारी आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो माइटोसिस से बन रहे हैं, वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। There are two type of cell divisions called mitosis and meiosis. Mitosis is the division of somatic cells and also serve as a means of asexual reproduction. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर ये जो अभी आपको मैंने बताया गैमेट फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। बस एक ऑर्गेनिज्म एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनता रहता है। जेनेटिक मेकअप सबका सेम होता है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वो भी माइटोसिस के जरिए से होती है। और मियोसिस जो है वो जर्म लाइन सेल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस फिगर को आप फिलहाल इग्नोर कर दें, जब हम आगे डिटेल में देखेंगे तो फिर आपको ये थोड़ी सी समझ आएगी। अभी आपको इसकी ये ब्लर सी है, थोड़ी समझ नहीं आएगी। सेल साइकिल क्या होता है? जो एक सेल है वो भी एक फेज से गुजरता है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। लेकिन वो आपको बाज़ाहिर जो रेस्टिंग लग रहा है कि वो ये काम वो डिवीजन नहीं कर रहा, उस डिवीजन में भी वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है। And the cells go through a cyclic process in which they pass various phases over time. These phases include a phase of rest, high metabolic activity, and division. It is also defined as a sequence of event of the cyclic processes between the division of the cell. अब वो तीन नीचे दिए हैं, एक आपके पास इंटरफेस, एम फेज और रेस्टिंग फेज। इंटरफेस जो है ये आपको लग रहा है कि रेस्ट फेज है, लेकिन ये रेस्ट फेज नहीं होता। अब आप खुद ही देखें, जब एक सेल ने ग्रो करना है, मैं आपको कॉमन एग्जांपल ये देती हूँ। आप लोग अपने एक घर में जो है वो एक ज्वाइंट फैमिली है, तीन भाई इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। अब उन तीनों ने सोचा है कि जी हम अपना जो घर है ना वो सेपरेट कर लेते हैं। बेशक हम उसी बिल्डिंग में रहे हैं, लेकिन हम चले ये वाला दरवाजा बना लेंगे, ये इस तरह से कर लेंगे, हमारा किचन ऐसे होना चाहिए, फर्नीचर यहाँ पे, या अगर आपने सेपरेट कहीं प्लॉट लिया। अब आप ऐसे ही नहीं होता कि जैसे ही आपका घर तैयार हुआ आप बगैर किसी प्लानिंग के उठ के वहां पर चले गए। आप एक पूरी प्लानिंग करते हैं, आपकी एक खरीदारी होती है, चीजें तैयार होती हैं, फिर आप जाते हैं। तो इस तरह एक सेल ने जब डिवीजन करनी है, उसको पता है मुझे ये चीज चाहिए। अब एक मिस्त्री आपने बुलाया है, आपने घर जो है वो बनवाना है, आप पहले सीमेंट की बोरियां मंगवाएंगे, आप रेत मंगवाएंगे, और जो उसको छोटी छोटी चीजें चाहिए वो आप मंगवाएंगे, वो तैयार होंगी तो मिस्त्री आके अपना काम शुरू करेगा। उसके बगैर तो वो काम नहीं शुरू कर सकता। तो सेल को डिवाइड करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी इंटरफेस में तैयार होती हैं। इंटरफेस कहता है जी इसको ये प्रोटीन चाहिए, स्पिंडल फाइबर चाहिए, इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, इस शेप में होने चाहिए, ये सारा कुछ वो तैयारी प्लानिंग जो है वो उसमें होती है। तो इसलिए वो क्या है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। अब इसके अंदर भी तीन पार्ट है। एक जी जी वन फेज या गैप वन फेज उसको कहते हैं, एक सिंथेसिस फेज है, और एक गैप टू फेज है। इंटरफेस के बाद आ जाता है एम फेज। एम फेज डिवीजन है, इसके अंदर माइटोसिस होगी।
या मियोसिस भी हो सकती है, और उसके बाद एक रेस्टिंग फेज है, जो कि होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। यानी एक सेल जिसकी ग्रोथ रुक जाती है ना, उसके लिए ये वाला फेज आता, नहीं तो दोबारा से सेल इंटरफेज में चला जाएगा और वहां से काम सारा दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरफेस क्या है। क्या इंटरफेस को, ये भी मैंने आपको जैसे डिटेल में बताया कि नॉर्मली रेस्ट फेज कहा जाता है, लेकिन ये क्या है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला है। अब गैप वन फेज में क्या होता है, सेल जो है वो साइज में इंक्रीज होता है और सारे मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, यानी उसको एंजाइम चाहिए या और भी कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और वो कंट्रोल करता है कि हर एक चीज, ये जो चेक पॉइंट है, वो कंट्रोल करता है कि जो कुछ डीएनए को सिंथेसाइज होने के लिए चाहिए, क्या वो सारा कुछ तैयार हो गया है। यानी कह ले एक दरवाजा वो लगा हुआ है, वो दरवाजा तब तक खुलेगा नहीं जब तक वो चीजें तैयार नहीं हो जाएंगी। तो वो चेक पॉइंट है, वहां पर एक चौकीदार खड़ा हुआ है, तो ये जीवन चेक पॉइंट जो है वो चेक करेगा कि क्या चीजें सारी तैयार होगी। जैसे ही वो चीजें सारी तैयार हो जाएंगी, सेल सिंथेसिस फेज में चला जाएगा। चीजें जीवन फेज में बन गई हैं, तो सिंथेसिस फेज में क्या होना है कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अब एक चेक पॉइंट यहां पर भी होता है, उसको एस फेज चेक पॉइंट कहते हैं। वो चेक करेगा कि जो डीएनए सिंथेसिस हुई है क्या ये ठीक भी हुई है, के अंदर कोई एरर है। अगर एरर है तो वो आगे नहीं जाने देगा, वो G2 फेज में घुसने नहीं देगा। ठीक है, तो देखेगा कि सही सिंथेसिस हो गई है जो चाहिए था। लेकिन अगर सारा कुछ ठीक हो जाए तो फिर वो आगे जाएगा, और अगर कोई गड़बड़ है तो वो सेल जो है वो या तो मर जाएगा क्योंकि वो ठीक नहीं है, या अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोई मैकेनिज्म डालेगा। अब जब सिंथेसिस भी हो गई, चेक पॉइंट ने उसको आगे दरवाजा खोल के गुजार दिया, तो अब G2 फेज है। उसमें क्या है, सेल जो है वो दोबारा से ग्रो करेगा और डिवीजन वाली चीजें तैयार करेगा। ठीक है, सिंथेसिस डीएनए की हो गई है। अब सारी चीजें उसको जो डिवीजन के लिए चाहिए, उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन होती हैं, और भी दूसरे कैरेटिन होती है। कैरेटिन तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो उसको चाहिए होती हैं। कैरेटिन नहीं, सॉरी, ट्यूब्यूलिन होती है। तो वो अब सारी चीजें तैयार करेगा। जब तैयार उसने कर ली, रेडी हो गया, चेक पॉइंट ने कहा ऑल इज ओके, तो फिर सेल नेक्स्ट स्टेज पर चला जाएगा जहां पर डिवीजन होनी है। आपने देखा कि इंटरफेज में ही सारी तैयारी हो गई है, अब डिवीजन का टाइम आया है। तो डिवीजन जो है, अब सेल जो है वो डिवीजन में घुस गया। अब यहाँ पर सेलुलर एनर्जी जो है वो चाहिए। उसने क्या काम करना है, एक सेल को दो में तकसीम कर देना है। यानी एक सेल से दो सेल बनने हैं, ये उसका एक स्टार्टर है। तो वो एक, वहां पर भी एक चेक पॉइंट है जो देखेगा कि सेल जो है क्या डिवीजन के लिए वाकई ही रेडी है। ठीक है, जब वो रेडी होगा, उसके पास सारी एनर्जी आ जाएगी, तो फिर वो डिवीजन वाला वो चेक पॉइंट पास करेगा और सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक रेस्टिंग स्टेज है। इसमें क्या है, सेल जो मतलब सेल हैज लीव द साइकिल एंड स्टॉप डिवाइडिंग। अब उसको मतलब G0 स्टार्ट फ्रॉम G1 एंड सेल में सस्टेन इन जीरो, G0 फेज में बी फॉर एवर। अब ये जो चीज है ये क्या है, जैसे आप देखें, आप जो सीड्स हैं, आप लोग राइस फील्ड लेते हैं, आप लोग लेते हैं क्या वीट है। अब उनके जो सीड्स हैं वो इस वक्त रेस्टिंग फेज में, वो ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर कंडीशन दें, आप वही सीड जो आपने घर में रखा हुआ है उसको जाके जमीन में गाड़ दें, उसको प्रॉपर पानी दें, तो वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका G0 फेज खत्म हो जाता है। तो लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप उसको कभी भी बोएंगे नहीं, तो वो काफी सालों तक, जब तक वो गंदुम या चावल पड़े हुए हैं, वो G0 फेज में रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह माइटोसिस को देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।